नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झांसी अग्निकांड के बाद लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई है। बता दें कि इस बैठक में डिप्टी सीएम ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही एनेक्सी सभागार में आयोजित बैठक में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि अस्पतालों में भविष्य में अग्नि की कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए बड़ी बैठक की गई है। बैठक में तय किया गया है कि किसी भी स्थिति में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर रहे हैं, सभी अस्पतालों का ऑडिट दोबारा होगा। वहीं 24 घंटे एक स्टाफ वार्ड भी मौजूद रहेगा। जिसको ट्रेनिंग दी हुई 8-8 घंटे, कम से कम एक व्यक्ति 24 घंटे में वार्ड में उपस्थित रहेगा, इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं। और तय किया गया कि किसी भी स्थिति में जो विद्युत लोड स्वीकृत है उससे अधिक यदि हम उपयोग में लाने का काम करते हैं तो विद्युत सुरक्षा विभाग तथा हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनकी सहमति के बाद ही अतिरिक्त इक्विपमेंट्स को हम प्रयोग में लाने का काम करेंगे। और डीजीएमई को कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आगे जैसा भी होगा हम पुनः आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब चुनाव प्रचार थम चुका है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जिससे मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच ना करे। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई पोलिंग बूथों पर मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि 9 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाने के बाद एजेंट को कुल मतदाता के पड़े वोट की जानकारी प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराई जाए। मतदाताओं को चेक करने का काम, मतदाता पहचान पत्र देखने का काम पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक न करे, घूंघट नकाब हिजाब के चेक न करे। इसलिए पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव आयोग इस संदर्भ में ध्यान देगा और पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन करेगा, चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव आयोग करेगा। वहीं यूपी की चीफ शौकत अली की टिप्पणी पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एआईएमएमआई की विचारधारा को जहरीली बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस शौकत अली के बयान पर मौन क्यों है। हिंदुओं के अपमान पर समूचा विपक्ष एक है। कांवड़ यात्रियों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। शौकत अली का बयान एआईएमआईएम की उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है जिसके तहत लगातार एआईएमआईएम समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। एआईएमआईएम के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। कांवड़ यात्रियों पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, इस अभद्र टिप्पणी पर सपा और कांग्रेस मौन क्यों है? वहीं मुजफ्फरनगर जनसभा को संबोधित कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे भरोसा है कि आप सब मिलकर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताओगे। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मीरापुर चुनाव को लेकर बीजेपी घबराई हुई है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि मीरापुर के चुनाव में वहीं एकता भाईचारा दिखाई देगा। ये उपचुनाव आने वाले भविष्य में जो सरकार बनेगी उसका रुख तय करेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मीरापुर में पीडीए की एकजुटता देखकर बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। यह सरकार किसान और नौजवानों का भला सोच रही है। सवाल जो भी पकड़ना है
पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, हमारे सिख भाई, अल्पसंख्यक हमारे मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक के साथ साथ आदिवासी, और सबसे बड़ी बात है ये आदि आबादी का नेतृत्व करने जा रही है सिंबल राणा। और हमें खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी इस बार बाई इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें इसके साथ साथ यहाँ पर परिवार की एकजुटता से इनको एनडीए से घबराहट हो गई है। खबरों में आगे रुक करते हैं कानपुर का, जहां कानपुर की सीसमो विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में रोड शो किया। साथ ही डिंपल यादव ने रोड शो में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। डिंपल यादव के रोड शो के आगे गोरखपुर सांसद रवि किशन का रोड शो भी फीका पड़ गया। डिंपल यादव ने कहा कि सीसमो के मतदाता अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ मतदान करेंगे। आपको बता दें कि सीसमो विधानसभा सीट पर भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियों के लिए वर्चस्व की सीट बनी हुई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। वहीं एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मीडिया ने अखिलेश यादव के चुनाव आयोग को लेकर लेटर देने को लेकर सवाल पूछा, जिसे लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग जो भी नियम कानून लागू करते हैं वह सभी दलों के ऊपर लागू होते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी मतदान करेगा उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। यह नियम हम सभी लोगों को अभी तक पता है। किसी को भी अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। देखिए, निर्वाचन आयोग जो भी नियम कानून तय किए हैं वो सभी दलों पर लागू होते हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। हर स्थिति में जो भी मतदान करेगा उसकी आइडेंटिफिकेशन होना ही चाहिए। ये नियम कानून अभी तक हम लोगों को पता है। वहीं लखनऊ के गोसाईगंज में बड़ी नहर के पास युवती का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। साथ ही सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्र गोसाईगंज के भटवारा ग्राम में आज सुबह एक लड़की के नहर के किनारे मृत होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाने की टीम मौके पर गई। फील्ड यूनिट को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल का निरीक्षण स्वयं मेरे द्वारा भी किया गया है। लड़की के गले पर एक निशान है। लड़की के शव को मोर्चरी भेजा गया है पोस्टमार्टम हेतु। पोस्टमार्टम के पश्चात मृत्यु के सही कारण का पता चलेगा। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया। इटावा में उसराहर थाना क्षेत्र अंतर्गत गपचिया गांव में हुई एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने मामले में बताया कि मृतक की पत्नी को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी महिला की अवैध संबंध की जानकारी पति को चल गई थी, जिसके बाद महिला ने अपने प्रेमी के साथ पति को मारने की सुपारी गांव के ही एक युवक को दे डाली, जिसने 15 नवंबर की रात हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक लकड़ी की बैट और लोहे का हंसिया भी बरामद किया गया है। परसों एक व्यक्ति मनोज जाटव की हत्या हो गई थी और उसमें जब एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई जब संपन्न हुई तो चोटों के आधार पर निरीक्षण परीक्षण हुआ और तमाम जब और तथ्यों के आधार पर हमारी जो एसओजी सर्विलांस की टीम पहुंची, साथ ही साथ वहां पर हमारी फॉरेंसिक टीम पहुंची तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसके आधार पर ऐसा शक हुआ कि घर के ही लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इस पर कड़ाई से पूछताछ की गई तो महिला ने जो उनका मनोज जाटव की मृतक की जो पत्नी है उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ उनका एक कथित प्रेमी है राहुल तथा उन्हीं के गांव का एक विकास नाम का व्यक्ति है जिसमें शामिल घटना बताया जाता है।
अब खबर कानपुर से, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल नशे में धुत कार चालक ने बच्चों को रौंदते हुए कार स्कूल की बाउंड्री में घुसा दी। इस हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपी कार चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत समरनाथ इंटर कॉलेज गुजैनी के गेट पर काफी तेज व लापरवाही पूर्वक ब्रेजा कार का चालक चलाते हुए आया। 2 बच्चे जो गेट पे खेल रहे थे उनको टक्कर मारते हुए गाड़ी जाकर के दीवार में टकरा गई, जिससे दीवार गिर गई। दोनों बच्चे घायल अवस्था में थे, जिसे तत्काल तात्या टोपे नगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर उनको हॉस्पिटल काशीराम भिजवाया गया उपचार हेतु, जिसमें डॉक्टर द्वारा एक बच्चे की मृत्यु होना बताया। खबरों में आगे रुक करते हैं एटा के महुआट का, जहां विवाहित महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी अजय राय मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया। साथ ही जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शेरगढ़। थाना कौन सा लगता है? सरपड़ा। कासगंज जनपद है। कौन है आपकी? ये हमारे भाई की बेटी है। भाई की बेटी? छोटे भाई। छोटे भाई। कहाँ पे शादी की थी इनकी? महुआट में। थाना कौन सा लगता है? थाना बेटा। अच्छा, को तो ही दिया था। बुलंदशहर के राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में बीती रात अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। दरअसल आश्रम के 75 वर्षीय सेवादार पर 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म का आरोप है। साथ ही दुष्कर्म के बाद प्रेग्नेंट हुई एक नाबालिग बच्ची ने नवजात को जन्म दिया। इस घटना से ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है और इसके चलते ही आशंका जताई जा रही है कि ग्रामीणों ने आश्रम में तोड़फोड़ की होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुकेश, क्या कुछ जानकारी है? जो सत्संग हॉल के पीठाधीश है उन पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है, वहीं अभी तोड़फोड़ भी देखी गई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद बुलंदशहर के शाना कोतवाली क्षेत्र के गांव में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में तोड़फोड़ हुई है। यह तोड़फोड़ अज्ञात लोगों द्वारा करी हुई बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो तोड़फोड़ आश्रम में की गई है उसको पुलिस की मौजूदगी में चिनवा दिया गया है। आपको बता दूं, बीते दिनों पहले 75 वर्षीय एक आश्रम के सेवादार हैं। सेवादार पर 2 नाबालिग बच्चियों पर रेप करने का आरोप लगा था और उसी प्रकरण को लेकर के जो अज्ञात लोग हैं, बताया जा रहा है कि आक्रोश में आकर इस आश्रम में तोड़फोड़ की गई है और मिली हुई जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि जो बच्ची नाबालिग थी वो प्रेग्नेंट थी। उसने कल एक बच्चे नवजात शिशु को जन्म दिया है और नवजात शिशु को जन्म देने के बाद में फिर एक बार गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है और आश्रम की लगातार तोड़फोड़ करने की जानकारी सामने आई है। वहीं जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी होती है तो पुलिस वहां पर पहुंचती है और अपनी मौजूदगी में इस आश्रम में जो हुई तोड़फोड़ हुई है उसको मरम्मत कार्य करा देती है। जैसा आपने बताया कि 75 वर्षीय सेवादार पर जो है दुष्कर्म का आरोप लगा है, तो जो सेवादार है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अब? जी बिल्कुल, देखिए अब जो 75 वर्षीय सेवादार है उस पर पुलिस ने पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है और जो आरोप लगे हैं पुलिस उस पर गहनता से जांच कर रही है और पुलिस कहीं ना कहीं इस आरोपी को
पूर्ण रूप से कठोर दंड दिलवाने के लिए प्रयास में लगी हुई है। पुलिस का दावा यह भी है कि जो जिस प्रकार से यह आरोपी है और जब इस पर आरोप सिद्ध हो जाएंगे उसे कठोर दंड दिलवाने में पुलिस पूरी अहम भूमिका निभाएगी। और कहीं ना कहीं आप देख सकती हैं कि जो ये घटना हुई है, राधा स्वामी सत्संग व्यास में तोड़फोड़ की गई है, ये पूरी घटना इस नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामले को लेकर की गई है और ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीणों में पूर्ण रूप से तनाव का माहौल है। और जो ग्रामीण हैं इस पूरी घटना से आहत होने के बाद आश्रम में तोड़फोड़ की गई है और ग्रामीणों का ये भी मानना है और कहना है कि आश्रम गांव में नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि घटना होने के बाद उसी गांव में आश्रम खुलने को लेकर के विवाद हुआ था। साफ तौर से पुलिस से भी उन लोगों ने कह दिया था कि हम इस गांव में आश्रम को नहीं खुलने देंगे और किसी भी सूरत में आश्रम यदि खुलता है तो यहाँ कोई न कोई अनहोनी हो सकती है। हालांकि पुलिस द्वारा आरोपी जो 75 वर्षीय आरोपी है, बुजुर्ग है, उस पर कार्रवाई पूर्ण रूप से की गई है और जो आश्रम में तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात लोग हैं उन पर भी पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा गया है और पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि फिलहाल गांव में अब शांति का माहौल है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि किसी सूरत में इस सत्संग व्यास को नहीं खुलने दिया जाएगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद मुकेश। तो बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां राधा स्वामी सत्संग आश्रम के सेवादार पर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और इसके बाद से ही आश्रम में तोड़फोड़ की घटना देखी जा रही है। बता दें कि इससे क्षेत्र में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इटावा का, जहां इटावा के बरसेहर थाना क्षेत्र के ग्राम लोहरई रमपुआ में शनिवार सुबह प्राथमिक विद्यालय में जला हुआ शव मिला था, जिसकी पहचान 45 वर्षीय चरण सिंह के रूप में की गई थी। साथ ही जांच पड़ताल के बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मामले का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ ही मिलकर पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। महिला का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग था और मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कथित प्रेमी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जब भी केस का डेट पड़ता था तो केस के डेट के दौरान ये आती थी और फिर अपने ये ससुराल वास्तविक ससुराल आ जाती थी। इसी बीच में झगड़ा काफी बढ़ता रहा और चरण सिंह और जबर सिंह में झगड़ा बढ़ता रहा पत्नी को लेकर के। उसके बाद पत्नी और जबर सिंह ने मिल करके चरण सिंह की कल हत्या कर दी थी और उसमें डेड बॉडी को उन्होंने स्कूल में जो है छुपा दिया था। और उसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ किया, गहन पूछताछ किया, तो ये घटना उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा जबर सिंह वांछित है, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र के बिखरा गांव में खेत में एक युवती की सरकटी लाश मिली है। इससे गांव में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे। साथ ही युवती की पहचान कुदरकोट थाना क्षेत्र की रहने वाली अंजलि के रूप में की गई है, जो अपनी मां से कानपुर कहकर जाने को निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अंजलि को भेज दो आंटी, ऐसे ऐसे कहा, बाकी हम जॉब लगवाई दी, बाकी बातचीत करवाई दी है। तो हमने जो कही बिटिया हमने की हम नहीं पठाए अंकल जी को, टाइम नहीं है। कहते मैं टाइम की का बात है, का नहीं दिन की है, 6 बजे वाली तो आए और बस बात चली जाए 2-2:30 बजे वाली तो 6 बजे पहुंच जाए बर्तना। तो हमने की चलो देखें पहले बिटिया जाएगी संगे वक्त रही, हम चलो सही है बिटिया आ जा। जब मेरी बिटिया आगो फोन 1 और 2 के बीच में लगो तो 12-1 के बीच में पूरा मामला आज दिनांक 16/11/2024 को जनपद औरैया का थाना क्षेत्र बिधुना के अंतर्गत बिखरा गांव का बाजरा का खेत के अंदर से एक महिला का लाश मिली है। प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण हत्या प्रतीत हो रहा है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक टीम द्वारा क्राइम सीन निरीक्षण कर बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम। लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइज ग्रुप ने अपनी बहुप्रशिक्षित सालाना पिकनिक का आयोजन बख्शी के तालाब के निकट मंझी घाट पर स्थित एक सुरम्य आमों के बाग में किया। इस आयोजन में ग्रुप के लगभग 125 सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे एक यादगार अनुभव बताया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसआर ग्रुप के चेयरमैन और सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह चौहान ने अपने प्रेरक विचार साझा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया एक ज्ञान का खजाना है। इसे सकारात्मक पहलुओं को समझने और प्रयोग में लाने से समाज के लिए बहुत ही हितकारी कार्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने जल और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। कानपुर देहात के मंदिर से मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया है। दरअसल राम मंदिर में स्थापित राम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति ने खंडित कर दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। साथ ही सूचना पर क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। वहीं मूर्तियों को खंडित होने से ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखा जा रहा है। रो रही थी, लेकिन जब दम की आवाज से आई तो हमको लगा कि कोई नजदीकी है, तो हम बाहर निकले टार्च लेके। तो एक आदमी जो भागते नजर आया, पीछे न जाके हम मंदिर की तरफ देखने लगे। मंदिर की मूर्तियां सब गिरी पड़ी, तो वो तब तक निकल गया। फिर हमने गांव में सूचना दी। उस समय लाइट बिल्कुल थी नहीं, उस समय लाइट चली गई थी। लाइट होती तब तो मैं पहचान सकता था। वो काफ़ी दूरी थी, थोड़ी सी खंबे के पास यहाँ से। तो टार्च मारी तो हमने आवाज़ भी दिया, हमने रुको रुको कौन है। तब तक वो एकदम भाग के निकल गया। वहीं कानपुर में जीआरपी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल जीआरपी ने सर्विलांस टीम के साथ मिलकर रेल यात्रा के दौरान गुम हुए 121 मोबाइल को रिकवर किया है और मोबाइल के मालिकों तक उनके मोबाइल पहुंचा दिए गए हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि रिकवर की गई मोबाइल की कुल कीमत लगभग 36 लाख रुपए है और सारे मोबाइल ऑनर्स को सुपुर्द कर दिए गए हैं। मोबाइल कब गुम हुआ था? होगा 3 महीने हो गए। एक नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ पे? एक कानपुर सेंटर यहाँ पे कहीं जा रहे थे बाहर? हाँ, नहीं आए थे मैं, और चितपुर से आया था मैं थक गया था, मालूम नहीं पड़ा। 2 महीने पहले गुम हुआ था कानपुर सेंट्रल से, और कानपुर सेंट्रल पे सर बहुत खुशी हो रही है। कितना टाइम बाद मोबाइल आपको मिला? सर 1-2 महीने बाद। जीआरपी थाना कानपुर सेंट्रल पर विगत काफ़ी दिनों से गुमशुदा मोबाइल से संबंधित शिकायतों का पंजीकरण किया गया था, जिसमें कार्रवाई के दौरान हमारे श्रीमान एडीजी रेलवे महोदय, डीआईजी रेलवे महोदय, एसएसपी रेलवे महोदय और क्षेत्राधिकारी रेलवे महोदय के निर्देशन और पर्यवेक्षण में इन गुमशुदा मोबाइल्स को ट्रेस करने और रिकवर करने की कार्रवाई प्रयागराज स्थित सर्विलांस टीम और हमारे थाने की गठित सर्विलांस टीम द्वारा ये सामूहिक कार्रवाई की गई है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।